नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल के घर बीते कल में पंजाब पुलिस पहुंची। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस आखिर क्यों नवीन कुमार के घर पहुंची। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने केजरीवाल का एक वीडियो शेयर किया था जिसे पंजाब पुलिस ने फर्जी बताया। वहीं इस घटना की जानकारी नवीन कुमार ने ट्विटर के जरिए दी और कहा कि वे डरेंगे नहीं और जनता को सच बताएंगे। वहीं इससे पहले पंजाब में बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ भी एक केस दर्ज किया गया था। उस मामले में कार्रवाई के लिए भी पंजाब पुलिस दिल्ली आई थी, जिसके बाद प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल ने आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस ने उनकी गैर मौजूदगी में परिजनों को डराया और गिरफ्तार करने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता करते हुए कहा कि पंजाब में सरकार बनने के बाद जिस तरह आपने सत्ता एवं पंजाब पुलिस का दुरुपयोग शुरू किया है वह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो बीजेपी नेता नवीन कुमार के घर दस्तक दी गई है। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि उन्होंने केजरीवाल का एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले पर केजरीवाल का वीडियो शेयर करने पर आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद से इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल के घर पंजाब पुलिस पहुंची और पंजाब पुलिस आखिर क्यों नवीन कुमार के घर पहुंची कि बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने केजरीवाल का एक वीडियो शेयर किया था जिसे पंजाब पुलिस ने फर्जी बताया। इस घटना की जानकारी नवीन कुमार ने ट्विटर के जरिए दी है और कहा है कि वे डरेंगे नहीं और जनता को सच बताएंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पूर्व पुलिस अगर हम बात करें तो वेद जी जुड़ गए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। वेद जी, अगर हम बात करें तो जहां नवीन कुमार पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, बातें ये निकलकर सामने आ रही है कि वो वीडियो फर्जी है, क्या कुछ है जो अभी तक सामने आया है? देखिए, केजरीवाल जी का एक वीडियो पब्लिक डोमेन में है, आप भी उसको देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन पुलिस हमारे हाथ में आ जाएगी ऐसे 5-7 लोगों को बुक करने पर सारी स्थिति ठीक हो जाएंगी। हाँ। तो उनकी इंटेंशन पहले ही क्लियर हो चुकी थी। जैसे ही उनकी गवर्नमेंट पंजाब के अंदर बनी है, पुलिस उनके अंडर आई है। आपको याद होगा दिल्ली के एक बीजेपी के जो युवा मोर्चा है, उनके जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है, उनके खिलाफ भी उन्होंने मोहाली में एक एफआईआर दर्ज की है। यदि इस तरह एफआईआर दर्ज की जाए तो क्रॉस एफआईआर लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के अंदर हो सकती है यदि इसी तरह की राजनीति की जानी है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बीजेपी का शासन है, कुछ में कांग्रेस का है, किसी में कम्युनिस्ट पार्टी का, तृणमूल का है। यदि इस तरह के प्रेसिडेंट बनाए गए और यदि इस तरह की क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई तो फिर ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो वो कहते हैं ना, बंदर के हाथ में जो है अदरक आ गई, तो इनके हाथ में पंजाब की पुलिस आ गई है। तो उसके सहारे ये तमाम हिंदुस्तान के स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा जब दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच इनके अंडर में थी, दिल्ली सरकार के अंडर, तो इन्होंने रिलायंस के खिलाफ, बॉम्बे की में जो कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं, अडानी की कंपनीज है और बहुत सारी कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। परंतु लास्ट में जाके वो सारी एफआईआर कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। यदि इस तरह के आधार पर की जाएंगी एफआईआर तो फिर इसकी अनलिमिटेड वार है। इस वार की जंग की कोई सीमा नहीं है। दूसरे स्टेट में इनके आदमियों के खिलाफ होंगी और ये अब दूसरे स्कोर सेटल करने के लिए, राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए इस तरह की एफआईआर करेंगे। तो ये अभी एक शुरुआत है और अच्छी शुरुआत नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं कोर्ट इसमें बीच में इंटरवीन करेगी और फिर वही इनको झाड़ खाकर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से झटका लगेगा, तब शायद हो सकता है चीजें बैलेंस हो पाए। पर ये एक अच्छा एक अनुभव नहीं है, अच्छी चीज नहीं है जिस तरह की चीजें अभी जल्दी में, जैसा अभी आपने सेकंड इंसिडेंट ये बताया है, पहला इंसिडेंट
मैं आपकी नॉलेज में ला रहा हूँ, वो FIR मोहाली में दर्ज है और अननेसेसरी एक हरेसमेंट और परेशानियों का एक नया दौर शुरू होने की स्थिति है। तो इस सब के लिए तैयार होना चाहिए। तमाम जो आपके दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि क्या ये चीजें ठीक है। यदि इस तरह की राजनीतिकरण हर चीज का कर दिया जाएगा तो हिंदुस्तान में जो लोग अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी बात कहते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें सोचने की है। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद ये हमारी आवाज जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं उन तक पहुंचेगी, क्योंकि हो सकता है कि कल वो भी इसी तरह कटघरे में खड़े कर दिए जाए, तब क्या हालत होगी उनकी। तो सोचने की विषय है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है आप सरकार द्वारा। बिल्कुल, ये सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग है, क्योंकि इस तरह FIR, मैं आज दिल्ली में बैठा हूं, मैं कोई वीडियो यदि वेस्ट बंगाल के, केरल की कोई वीडियो देखकर बोलता हूं कि मुझे बड़ा पेन हुआ है, दर्द हुआ है और मेरी जो भावनाओं को हर्ट पहुंचा है, तो मैं यहाँ FIR दर्ज करा दूंगा दिल्ली में। एक आदमी केरल से यहाँ ट्रेवल करके आएगा या मुझे अंडमान ट्रेवल करके जाना पड़े और वहाँ वकील करना पड़े या लिटिगेशन में जाना पड़े, तो आम आदमी के लिए अपनी आवाज को मुखर रूप से कहना एक बहुत मुश्किल हो जाएगी और ये कोई अच्छा निशान नहीं है। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारी भावनाओं के खिलाफ है। तो ये वक्त रहते इसको कंट्रोल किया जाए, चेक किया जाए। आम आदमी पार्टी को भी जरूरत है कि यदि वो अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह की चीजों से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा उनके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल वेद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। राजधानी की सड़कों, ऐतिहासिक इमारतों के पास तो भीख मांगने वालों को हटाने के लिए दिल्ली सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया है। भिखारियों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके, इसके लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल 50 भिखारियों को 2 आश्रय गृह में जैम, जेली बनाने और रंगाई पुताई का प्रशिक्षण दिया गया है। सरकार प्रशिक्षण देकर भिखारियों को रोजगार भी दिलाएगी। सरकार का कहना है कि ये प्रयास सफल रहा तो कार्यक्रम को अलग अलग इलाके में शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बीते साल नवंबर में भिखारियों को लेकर कराए गए सर्वे के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा भी की थी। सर्वे में दिल्ली में कुल 20,719 भिखारी मिले थे। आपको बता दें कि भिखारियों को उनके शौक के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाएं जैम, अचार, पापड़ और जेली बनाने के बारे में सीख रही हैं। 3 महीने के इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रमाण पत्र भी मिलेगा। वह इससे जुड़ा अपना काम करना चाहते हैं तो सरकार आर्थिक मदद भी देगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लाल बत्ती पर भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो दिल्ली सरकार द्वारा अगर हम बात करें तो गरीब लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं तैयार करने की कोशिश की जा रही है। उनको रोजगार देने की जो कोशिश है वो दिल्ली सरकार कर रही है और इस पूरे रोड मैप को तैयार भी कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी अगर हम बात करें तो कई लोगों को रोजगार देने की जो पूरी कोशिश है वो की जाएगी। साथ ही उनका ये भी कहना है कि लोग जिस चीज में इच्छुक हैं उनको वो ही काम दिया जाएगा। साथ ही आर्थिक मदद भी दिल्ली सरकार जरूर करेगी अगर वह कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब इसमें दिल्ली सरकार जो है वो गरीबों की मदद करेगी। जो भीख मांगते हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। बहुचर्चित नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन दिनों टावर्स को 22 मई को गिराए जाने की तारीख तय की गई है, लेकिन उससे पहले आज एक टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा। इस टेस्ट ब्लास्ट से पता चलेगा कि दोनों टावर को गिराने में कुल कितना विस्फोटक लगेगा। 2 से 2.5 घंटे में पिलर में विस्फोटक लगाया जाएगा। सायरन की आवाज की जाएगी ताकि लोगों को आगाह किया जा सके कि लोग घर से बाहर ना निकले। सेक्टर 93 में अगर हम बात करें तो सुपरटेक, एमरलाइट कोर्ट परिसर में स्थित एक्सप्रेस और सियान टावरों को गिराने का काम मुंबई की एडिफिक्स इंजीनियर कंपनी कर रही है। यह कंपनी दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी जेट
डिमोलिशन के साथ मिलकर टावर्स को गिराने की योजना तैयार की है। एडिफिस इंजीनियर के उत्कर्ष मेहता ने बताया कि 10 अप्रैल के ब्लास्ट से पता चलेगा कि टावर पर कितना वोल्टेज लगाने से वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इसके लिए विस्फोट पदार्थ का इस्तेमाल ट्रायल के तौर पर किया जाएगा और इस ट्रायल में कंपनी को अंदाजा लगाया जा सकेगा कि पूरी बिल्डिंग को गिराने में कितना विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल होगा। सुरक्षा के लिए इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कंपनी द्वारा यहां पर डेंजर ब्लास्टिंग एरिया का बोर्ड भी लगा दिया गया है। इस रास्ते से किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं रहेगी। शाम 5 बजे तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही आसपास में रहने वाले सोसाइटी में लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वह विस्फोट के दौरान घरों से बाहर ना निकले। इस घटना पर अभी और अपडेट आया है कि ट्विन टावर में विस्फोटक लगाए जाने का काम फिलहाल शुरू हो गया है और बता दें कि तकरीबन 3 से 4 घंटे का इसमें वक्त लगेगा। मयूर मेहता, आई एम प्रोजेक्ट मैनेजर हियर इन एडिफिस इंजीनियरिंग। सर, किस तरीके से जो है इन दोनों ट्विन टावर को गिराया जा रहा है, क्या प्रक्रिया की गई है? मतलब आप टेस्ट ब्लास्ट की बात कर रहे हैं कि मेन ब्लास्ट की बात कर रहे हैं? टेस्ट ब्लास्ट में 13 माले पे 1 कॉलम है और बेसमेंट 1 में 5 कॉलम है जिसमें विस्फोटक लगाना है और 10 तारीख को ये 2:30 बजे का समय तय किया गया है, तो 2:30 बजे उसको ब्लास्ट करना है। अच्छा, जो सोसाइटी वासी हैं उनको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, रेड कॉर्नर जारी किया गया है? सोसाइटी वासियों को मैं पर्सनली जाके उनके RWA मेंबर्स के साथ मीटिंग करके उनको कहाँ गाड़ियाँ पार्क करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कौन से लोकेशंस पे पब्लिक का मूवमेंट नहीं होना है, कितने बिल्डिंग में, खिड़कियों में, जंगलों में बाहर आदमियों को वो आधे घंटे के समय के लिए बाहर नहीं निकलना है, ये सब जानकारी दी गई है। और उसके साथ में एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिसमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पूरी जानकारी लिखित में उनको दी गई है। ट्रायल का फाइनल है हमारा कल 10 तारीख दोपहर को 2:30 बजे ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट 6 कॉलम्स पे हो रहा है, बेसमेंट में 5 कॉलम्स और 13वें माले पे 1 कॉलम। एक्सप्लोजिव्स पलवल में मैगजीन में आ चुके हैं। सुबह पुलिस एस्कॉर्ट के अंडर में वो 5:30 बजे वहाँ से निकलेंगे और तकरीबन 8 बजे साइट पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद हम लोग होल्स में चार्जिंग करेंगे और 2:30 बजे जैसे टाइम दिया गया है वो एग्जैक्ट 2:30 बजे ब्लास्ट करेंगे। जो ब्लास्ट किया जाएगा उससे पहले जो है सुरक्षा के तौर पर क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षित तौर पे सोसाइटीज़ में तो कुछ करना नहीं है हमको, क्योंकि उनको ना इवैक्यूएट करना है ना उनको किधर जाना है, वो अपने अपने घर पे रहेंगे। हमें हफ्ते पहले उनको फ्लायर्स दे के इंटीमेट कर दिया उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सिंपल में उनको घर के नीचे नहीं आना है वो आधा घंटा। उसके अलावा और कोई मेजर सेफ्टी एंगल से कुछ उनको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी उनका भी सपोर्ट हमको काफ़ी हद तक है। सो ये ब्लास्ट में ना ही कोई पत्थर उड़ने वाला है ना ही धूल आने वाली है, सिर्फ एक आवाज़ आएगा, 1 सेकंड भर में आवाज़ आ जाएगा जैसे दिवाली में क्रैकर्स फूटते हैं, पटाखे फूटते हैं। उसके अलावा कुछ और किसी को भी देखने को नहीं मिलने वाला है। नोएडा के सेक्टर 93 में स्टिक सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के इन दोनों ट्विन टावर को 10 अप्रैल को गिराने के लिए पहली बार जो है ट्रायल किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस कंपनी के द्वारा इस टावर को गिरने की प्रक्रिया की जा रही है। उसके द्वारा पहले ही सुपरटेक एमराल्ड के इस एरिया में रहने वाले लोगों और साथ ही सोसाइटी वासियों को पहले से ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 10 अप्रैल को वो अपने घर में रहें, बालकनी में ना आए, साथ ही सावधानियाँ बरतें, क्योंकि जिस दौरान इस दोनों टावरों को गिराने की प्रक्रिया की जाएगी, ट्रायल की जाएगा, उस दौरान कोई बड़ा हादसा ना हो उसको ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके साथ ही इन दोनों ट्विन टावरों को किस तरीके से गिराया जाना है इसको लेकर पहले से ही जिस कंपनी के द्वारा इन गिरा जा रहा है उनको जो है पहले से ही एक्सपोजर उपलब्ध कराया जा चुका है और कहाँ कहाँ वो एक्सपोजर लगाया जाना है इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। देख सकते हैं कि मजदूरों के द्वारा कहाँ कहाँ पर एक्सपोजर लगाया जाना है उसको लेकर जगह चिन्हित की जा रही है ताकि आसानी से एक्सपोजर लगाने के बाद जो है ट्रायल के तौर पर इसको जो है इस्तेमाल किया जा सके और कितना एक्सपोजर इन दोनों ट्विन टावरों को गिराने में इस्तेमाल किया जाना है उसका अनुमान लगाया जा सके। इन दोनों ट्विन टावरों को अवैध
अवैध रूप से बना दिया गया था, जिसके बाद कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया चली। लंबी प्रक्रिया चलने के बाद में कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों टावरों को गिराने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद जो है इन दोनों ट्विंस टावरों को गिरने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है और 10 अप्रैल को इसको गिरने की पहली ट्रायल जो है किया जाएगा, जिसके चलते इन दोनों टावरों को गिराने वाली कंपनी के द्वारा पुलिस की भरकस को यहाँ पर जो है लगाई सुरक्षा के तौर पर लगाई गई है, ताकि कोई अवरुद्ध जो है पैदा ना हो पाए। जिस रोड पर इस समय हम खड़े हैं, इस रोड को पूरी तरीके से कल के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर कोई आवाजाही ना रहे और दोनों ट्रायल के तौर पर जिस तरह इनको घेरा जाएगा उस दौरान जो कोई हादसा ना हो सके। कैमरामैन विशाल के साथ ताहिर सैफी, FM न्यूज़, नोएडा। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करती हूं। ताहिर, देखा जाए तो इन बिल्डिंग्स को गिराने का ऑर्डर तो काफी पहले दे दिया गया था, लेकिन इस पर जो काम था वो फिलहाल जारी था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन टावर्स को गिरा दिया जाएगा। तो क्या कुछ तैयारियां हैं फिलहाल जो चल रही हैं? उनको जो है पहले से अलर्ट कर दिया गया था, रेड सिग्नल जो है जारी कर दिया गया था, ताकि जो लोग इस एरिया में आने के लिए बचे रहें। इसके साथ ही एडवाइजरी जो है जारी कर दी गई थी कि ताकि जो लोग हैं वो समय से जो है दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कर सके और आसानी से जो है अपनी मंजिल तक जो है पहुंचा जा सके। दोनों टीवी टावर को गिराने के लिए जो है अब से लगभग 2 घंटे का और वक्त है। इससे पहले ट्रायल जो किया जा रहा है इन दोनों गिराने के लिए, उसकी प्रक्रिया जो है यहाँ से की जाएगी। लगभग 2:30 तक जो है जो ट्रायल जो किया जाएगा ब्लास्ट का, वो 2:30 के आसपास जो है किया जाएगा और एक साथ ब्लास्ट करने के बाद इसके बाद डिसाइड हो पाएगा कि दोनों ट्विन टावर को गिराने के लिए आखिर कितना जो है विस्फोटक की सामग्री की इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल अगर विस्फोटक की बात की जाए तो 5 किलो विस्फोटक जो है मंगाया गया है, ताकि ट्रायल पूरा किया जा सके और आसानी से जो है इन दोनों ट्विन टावरों को गिराने की जो प्रक्रिया है उसको जो है निर्धारित समय पर जो है गिराया जा सके। इसके साथ ही साउथ अफ्रीकी इंजीनियरिंग की टीम जो है ट्विन टावर में मौजूद है और ब्लास्ट करने से पहले जो है बाकायदा सायरन बजाया जाएगा, ताकि जो सोसाइटियों में रहने वाले लोग हैं वो समय रहते अपने कमरों में चले जाए, किसी तरीके की घटना जो है ना हो सके। यानी कि साफ है कि 2:30 पर जो है टेस्ट ब्लास्ट जो है किया जाएगा। टेस्ट ब्लास्ट की प्रक्रिया जो है बेसमेंट के और के साथ साथ जो 13वें फ्लोर के 6th फ्लोर पर जो है विस्फोटक लगाया गया है, जिससे सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट है। जो रोड है इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। मीडिया के अलावा के और लोगों की यहाँ पर जो है इसी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, ताकि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पूरे किए जा सके। इसके साथ ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और लगभग 65 पुलिस कर्मियों को जो है तैनात किया गया है। सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको 2:15 के साथ ही जो है सभी को अपने कमरों में जाने की लिए कह दिया गया है, ताकि किसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो सके। फिलहाल पुलिस ने सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की हुई है, ताकि आसानी से टेस्टिंग ब्लास्ट किया जाए। बिल्कुल, तो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजामात हैं वो भी बेहद जरूरी हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कितना विस्फोट जो है वो इसमें लगाया जाएगा, कितना विस्फोटक लगेगा, इसके साथ ही 22 मई को जैसा कि बताया जा रहा है कि टावर गिरा दिए जाएंगे, इसको लेकर के जो टेस्ट की भी बात की जा रही है वो कब होगा? देखिए, टेस्टिंग ब्लास्ट जो है 2:30 तक सही जो है किया जाएगा और उसके बाद डिसाइड हो पाएगा कि दोनों ट्विन टावर को गिराने के लिए कितना विस्फोटक इस्तेमाल किया जाना है, वो विस्फोटक मंगाया जाएगा। फिलहाल विस्फोटक की अगर बात की जाए तो 5 किलो विस्फोटक जो है मंगाया गया है, ताकि टेस्टिंग ब्लास्ट के दौरान जो है डिसाइड किया जा सके कि दोनों ट्विन टावर को गिराने के लिए कितने ब्लास्ट के लिए जो है बारूद की जो है जरूरत होगी। पहले तो सुरक्षा व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही बिल्डिंग में आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ, ये दोनों वही ट्विन टावर हैं जिनको जो है अब से कुछ देर बाद जो है टेस्टिंग ब्लास्ट के दौरान जो है इस्तेमाल कर गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोनों ट्विन टावर की बात करें तो पिछले काफी लंबे समय से सोसाइटी में रहने वाले जो लोग थे, इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ते चले आ रहे थे। नौबत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट तक यहाँ के सोसाइटी वासियों को जाना पड़ा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ट्विन टावर को गिराने के आदेश दिए थे और 22 मई तक दोनों ट्विन टावर को गिराने की जो है आदेश दिए गए हैं। लेकिन इस तरीके से लगातार प्रक्रियाएं की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाला जो और समय है वो आगे बढ़ सकता है।
ये जताई जा रही है कि समय रहते दोनों ट्विन टावर को गिराया जा सके, लेकिन अभी तक जो प्रक्रिया जिस तरीके से लगातार चलती चली आ रही है उसको लेकर कहीं न कहीं साफ है कि दोनों टेस्टिंग प्रक्रियाओं के बाद जो है दोनों ट्विन टावर को गिराने के काम शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं अब आप बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के एक मामले की, जहां पर एक गरीब के ठेले को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। इस पूरे मामले पर हमने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में भी आया। इसके साथ ही बुलडोजर से ठेली तोड़ देने के बाद पीड़ित का कहना है कि वह ठेली तोड़े जाने के बाद से बेरोजगार हो गया था, लेकिन वहीं नोएडा अथॉरिटी द्वारा अगर हम बात करें तो उनको ठेली भी वहां पर वापस से दे दी गई थी। भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या प्राधिकरण के अधिकारी गरीब की ठेली वापस दिलाते हैं? ये सवाल लगातार हम उठा रहे थे, जिसके बाद इस खबर का असर भी हुआ और उस गरीब को उसकी ठेली वापस भी लौटा दी गई थी। वहीं एफएम न्यूज की इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। जाती है आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने एफएम न्यूज की खबर को संज्ञान में लेकर कार्रवाई भी की और प्राधिकरण के 2 सुपरवाइजरों को सस्पेंड भी कर दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज।